हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीडीआर मैकेनिज़्म के ऊपर कि सीडीआर मैकेनिज़्म क्या है। ये लास्ट ईयर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है। तो ये इससे पहले हमने इसके मेथड्स वगैरह की वीडियो डाल दी हुई है, इंपॉर्टेंस डाल दी हुई है। तो ये क्वेश्चन कवर कर रही हूँ मैं इस वीडियो में। 15 मार्क्स का है, मैं आपको 4 मार्क्स का बताऊंगी और मैं उसको बता भी दूंगी कि आप उसको, अगर आपको लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है जी, पहले हम देखते हैं हमने क्या कर रखा है। जितना कर रखा है उतना सफिशिएंट मटेरियल है। Corporate debt restructuring mechanism is a voluntarily non-statutory mechanism under which financial institutions and banks comes together। जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज़्म है वो एक वॉलेंट्रली नॉन स्टैट्यूटरी मैकेनिज़्म है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो बैंक्स हैं दोनों एक साथ आते हैं ताकि वो कंपनी को दोबारा खड़ी कर सकें। वो दोनों मिल के कंपनी को दोबारा रीस्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है जी, कम टुगेदर रीस्ट्रक्चरिंग दी डेट ऑफ द कंपनी। उसमें उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टाइमली सपोर्ट करना। कंपनीज को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, पर वो दोनों टुगेदर मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये नहीं है कि पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सीडीआर मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास 3 टायर स्ट्रक्चर है। एक है सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म एंड इट्स कोर ग्रुप, एक है सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप, एक सीडीआर सेल। पहले मैं ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी वर्डिंग में इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ठीक है जी, हाँ जी, पहले देखिए इसमें मेन हम क्या देखेंगे, पहले हम वो समझेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, ये ना हमारा सबसे पहले नंबर का होता है सीडीआर सेल। ठीक है जी, जब कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कोई बंदा अप्लाई करता है तो वो पहले इसके पास जाता है। ठीक है, वो इसको चेक करता है, उसकी डिटेल इसको देता है, सारा कुछ चेक करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको देता है। फिर ये अपने लेवल पे वेरिफिकेशन करता है। अगर इसको सही लगता है तो ये वापस सीडीआर सेल को बोलता है कि आप ये कर लो। ये ना इसका एक प्रोसेस होएगा आगे। ठीक है, तो उसको आपको मैं समझाऊंगी, उससे आपको ये टॉपिक क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएगी और उस प्रोसेस को आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ भी दे सकते हो क्योंकि अपनी वर्डिंग में लिखना पड़ेगा आपको। मैं जस्ट आपको उसके पॉइंट्स बताऊंगी और पॉइंट से आपको टोटल प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं इन्हीं को एक्सप्लेन कर दूं, दोनों को, तीनों को। मेन इसके लिए अभी ये देख लो, ये तीनों, ये असिस्टेंट होता है इन दोनों का। ठीक है, असिस्टेंट होता है। ये जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो होता है, और जो ये होता है, ये जो उसके लिए रूल्स वगैरह बनाता है वो होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए रूल्स बनाने वाला, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, और ये असिस्टेंट इन दोनों का। ठीक है, इतना पता लग गया। चलो आगे। सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म पहले हमने लिख रखा है। सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म इज द टॉप मोस्ट टायर ऑफ सीडीआर स्ट्रक्चर। इसका ये मोस्ट टॉप टायर है। टॉप टायर समझ रहे हो ना, सबसे ऊपर लेवल का। इट कंटेन रिप्रेजेंटेटिव जर्नल बॉडीज ऑफ ऑल FIS फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। ये रिप्रेजेंट करता है मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी और बैंक्स को भी। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड शेड्यूल बैंक्स हैं, इट इज़ द मॉनिटर ऑफ सीडीआर मैकेनिज्म एंड इट इज़ अ सेल्फ एम्पावर्ड बॉडी। ठीक है, ये उनको मतलब मॉनिटर करता है और ये सेल्फ एम्पावर्ड बॉडी है जो कि विच ले डाउन द पॉलिसी एंड गाइडलाइंस, जो कि पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस बनाती है, विच इज़ बीइंग फॉलो बाय, जिनको सीडीआर एम्पावर्ड भी फॉलो करता है और उसका असिस्टेंट भी फॉलो करता है। ये ऐसी गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ को बनाती है। ठीक है, ये पॉलिसी जो बनाई होती है ना, जैसे कह सकते हैं हमने एक प्रोसेस इन्होंने बना दिया कि अगर हमने रीस्ट्रक्चर करना है तो हमने इस प्रोसेस को तो फॉलो करना ही करना है। उसके अंदर मेथड्स अपने लगा सकते हैं, प्रोसेस हमारा ही चलेगा। तो वो जो रूल्स बनाते हैं वो ये बनाते हैं मेनली। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी लाइन्स ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपनी वर्डिंग लिख सकते हो आप। देखो, इट ऑल्सो रिव्यू द डिसीजन ऑफ ईजी मतलब एम्पावर्ड ग्रुप और सीडीआर। जो नीचे वाले इसके लेवल के बंदे हैं, ये जब उन्होंने रूल्स अगर कोई ब्रेक ना हो, ये सब कुछ चेक करते हैं। अगर कोई भी चीज़, वो जैसे किसी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करके उन्होंने डाल दिया, पोस्ट डाल दी कि हमने हो गया, डन हो गया, उसको भी चेक करते हैं कि ये पोस्ट सही डली है या गलत है या क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। ठीक है, तो ये सारा चेक करते हैं। और इसमें जो RBI है वो इसकी मेंबर नहीं होती। RBI इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म। RBI इसकी मेंबर नहीं होती। और RBI इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म एंड कोरम ग्रुप। ये एक ही का नाम है, स्टैंडिंग फॉर्म एंड कोरम ग्रुप। ठीक है जी, इट्स रोल इज़ कन्फाइंड टू प्रोवाइड बोर्ड गाइडलाइंस। इनका मेन काम क्या होता है कि इन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है जी, तो RBI के इसमें कोई भी रोल नहीं है।
सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म मीट एटलीस्ट, जो सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म है वो जो उसके नीचे वाले लेवल के बंदे हैं जो एम्पावर्ड ग्रुप है और सीडीआर सेल है, उनसे 6 मंथ में एक बार मिलती है। वो भी क्या चेक करने के लिए कि जो उसने रूल्स वगैरह बनाए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म मीट एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ एंड इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू एंड मोनिटर कि प्रोग्रेस कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, जैसे उसने रूल्स बनाए थे वैसे ही चल रहा है या अपनी मर्जी की जा रही है। ठीक है जी, फर्स्ट क्लियर हो गया, स्टैंडिंग फॉर्म एंड कोर ग्रुप। सेकंड है सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। एम्पावर्ड ग्रुप क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन करता है। सीडीआर सेल इसको अपने, पहले सीडीआर सेल के पास आती है सारी डिटेल्स, वो अपनी तरफ से छोटी बहुत ही प्राइवेट थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके बाद में इसके पास भेजती है। ये फाइनल मतलब यही करता है। ठीक है जी, सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप इज द सेकंड टायर ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर पे आ जाता है। फर्स्ट वाला रूल्स बनाता है, सेकंड वाला ये उसको पास करता है, मतलब ये सारा कुछ लास्ट में वेरीफाई करेगा, अगर सही लगेगा तो ये सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप उसको फाइनल जो डिसीजन है उससे रिलेटेड लेगा। ठीक है, तो ये सेकंड टायर है। द इंडिविजुअल केसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग आर डिसाइडेड बाय द सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। जो भी केसेस आते हैं उनको ये डिसाइड करता है सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप। सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप कंसीडर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। जो सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप है ना, ये कौन सी रिपोर्ट को कंसीडर करता है, जिसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ ऑल केसेस ऑफ रिक्वेस्टेड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग जो आई होती हैं, मतलब रिस्ट्रक्चर के लिए आई होती हैं, और जिनको किसने उसके इसके पास कौन लेके आता है, एम्पावर्ड ग्रुप के पास सीडीआर सेल। सीडीआर सेल असिस्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये असिस्टेंट इसके पहले इसके पास आती है, ये अप्रूव जब ये थोड़ी सी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करता है देन इसके पास लेके जाता है। ठीक है जी, देन हाउएवर इफ़ लीड इंस्टीट्यूशन फेस डिफ़िकल्टी, अगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक इंस्टीट्यूशन, उनको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है वर्किंग आउट द डिटेल रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज में, तो जो पार्टिसिपेटिंग इसमें बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसके बारे में ना कोई एक अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे उनको खुद को प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपनी जगह किसी और को सजेस्ट कर सकते हैं उसमें कि हमारी जगह इसकी डिटेल्स आपको ये बताएंगे या ये हेल्प कर देंगे, जैसे भी फाइनेंशियली उनको ज़रूरत है। ठीक है जी, देन नेक्स्ट है हमारा सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप इज मैंडेटेड टू लुक। जो सीडीआर मैकेनिज्म ग्रुप एम्पावर्ड ग्रुप में है ना, उसको क्या होता है कि उनको ईच केस देखना होता है। लुक इनटू ईच केस ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एग्जामिन, उसको एग्जामिन करते हैं, अवेलेबिलिटी करते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं, और उसकी कंपनी की पोटेंशियल देखते हैं एंड अप्रूव, उसके बाद उसको अप्रूव कर देते हैं रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज को विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। जो वो अप्रूव करना होता है ना वो विद इन 90 डेज करना होता है। ठीक है जी, और बट विद इन अ 180 डेज ऑफ द रेफरेंस टू एम्पावर्ड ग्रुप। जो अगर कोई स्पेशल केस आ जाए तो उसमें 180, मतलब कोई जेन्युइन सा केस आ जाए तो उसमें 180 डेज भी लग सकते हैं नॉर्मल, बट उनको 90 डेज मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है जी, और नॉर्मली उनको 90 डे में करना होता है, मैक्सिमम 180 डेज होते हैं। ठीक है, डिसीजन ऑफ सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप इज़ फाइनल। जो सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप डिसीजन लेती है वो फाइनल होता है। ये पॉइंट मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजिंग होएगा, जब आप प्रोसेस अभी समझोगे ना इसके नेक्स्ट टॉपिक है तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो डाउट नहीं रहेगा कोई भी। वीडियो के एंड में बताना आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना अगर समझ आया तो। ठीक है, जो इसका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। इफ़ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट इज़ फाउंड टू बी वायबल, अगर तो उन्हें डेट जो फाउंड किया वो वायबल एंड फेसिबल है एंड अप्रूव हो गया, अप्रूव बाय द एम्पावर्ड ग्रुप, अगर वो सही है सब कुछ तो उसने अप्रूव कर दिया। ठीक है जी, कंपनी पुट्स ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग मोड, देन उसको वो रिस्ट्रक्चरिंग की जैसे पोस्ट डाल देते हैं अप्रूव करने के बाद, तो उसने रिस्ट्रक्चरिंग मोड पे डाल दिया कि हो गया है। ठीक है जी, बट इफ़ रिस्ट्रक्चरिंग इज़ नॉट फाउंड वायबल, जैसे ये वायबल था। ठीक है जी, ये अगर उनको लगा कि गलत है, द क्रेडिटर आर देन फ्री टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, देन जो क्रेडिटर है वो फ्री है कि वो कोई भी स्टेप ले सकता है इसके लिए, इसकी रिकवरी के लिए। ठीक है जी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जैसे कर सकता है, कंपनी को बंद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब उन्होंने बोल दिया कि हमसे होएगा ही नहीं कुछ, इसका हो ही नहीं, तो लिक्विड क्रेडिटर पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन ले सकता है, अपनी कंपनी को बंद तक कर सकता है। ठीक है जी, लास्ट है हमारा इसमें थर्ड सीडीआर सेल। सीडीआर सेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इन फर्स्ट वाले टूल्स का असिस्टेंट होता है। ठीक है जी, सीडीआर स्टैंडिंग फॉर्म एंड सीडीआर एम्पावर्ड ग्रुप इज असिस्टेड, इन दोनों को कौन असिस्ट करता है, सीडीआर सेल। ठीक है जी, सीडीआर सेल इन दोनों का असिस्टेंट होता है।
सीडीआर सेल सबमिट दी प्रिलिमिनरी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। पहले सीडीआर प्लान सेल के पास एक रिक्वेस्ट आती है, वो उसको अप्रूव करता है, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, देन उसको सीडीआर सेल सबमिट करता है। प्रिलिमिनरी रिस्ट्रक्चर करने के बाद पहले खुद रिस्ट्रक्चर करता है, देन उसको सबमिट करता है प्लान को एम्पावर्ड ग्रुप के पास। इफ़ एम्पावर्ड ग्रुप इज सेटिस्फाई विद दी वायबिलिटी, अगर तो एम्पावर्ड ग्रुप सेटिस्फाई हो जाता है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के साथ, देन फिर वो जो डायरेक्ट कर देते हैं सीडीआर सेल को कि प्रिपेयर करो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान, कि इसको हम अब प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो बोल देता है। ठीक है जी, सीडीआर सेल प्रिपेयर दी डिटेल, जो सीडीआर सेल है फिर उसके ऊपर डिटेल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाता है, कंसीडर करता है सारी मॉडिफिकेशंस को। ठीक है जी, और उसको प्रोसीजर करते वक्त वो एम्पावर्ड ग्रुप द्वारा दी गई डिटेल्स का भी ध्यान रखता है। डायरेक्शन सजेस्टेड, जो उनको सजेस्ट किए जाते हैं, मतलब जो उसकी बाउंड्री होती है उसके अंडर करना होता है, ये नहीं है बाउंड्रीज के बाहर जाके कुछ भी कर रहा है। सीडीआर सेल विल सबमिट द डिटेल, सीडीआर सेल उसके पास सबमिट करता है डिटेल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की, फिर से एम्पावर्ड ग्रुप को। ठीक है जी, फिर लास्ट में जो फाइनल डिसीजन है एम्पावर्ड ग्रुप का होता है कि उसको पोस्ट करना है, मतलब उसको पब्लिक करना है या नहीं करना है अभी। ठीक है जी, देन अब देखेंगे इसका प्रोसेस। ये प्रोसेस में मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी है, आपको अगर पेपर में इसकी लेंथ बनानी है तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, वैसे ये मेरे अकॉर्डिंग ऊपर चला गया था, सारा ही जो हमने पीछे पढ़ा वही है इसका प्रोसेस। अब प्रोसेस से आपको जो अभी तक जो पढ़ा था समझ आएगा, ध्यान से यहाँ से देखना। ठीक है, पहले ना एक सबमिशन ऑफ सीडीआर प्रपोजल आता है। ठीक है जी, एक प्रपोजल हमने, जिसकी कंपनी डूबी उसने एक प्रपोजल सेंड किया। ठीक है, वो सीडीआर सेल के पास गया वो प्रपोजल, जो हमारा 3rd नंबर वाला असिस्टेंट है। ठीक है, पहले उसने सीडीआर सेल ने अपने लेवल पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, अपने लेवल पे उसने इन्वेस्टिगेशन की, देन उसने उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया अपने मतलब एम्पावर्ड ग्रुप के पास। तो उसने एम्पावर्ड ग्रुप ने भी अपनी तरफ से चेक वायबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, उसको एक बार दोबारा रीचेक किया कि जो इसने डिटेल दी है वो सही है, वायबिलिटी चेक की उसकी कि वो गलत तो नहीं है, मतलब ये तो नहीं अगर हम इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और हम ही डूब जाएं। ठीक है जी, तो वायबिलिटी चेक करनी बहुत ज़रूरी है, ये ना कंपनी ने जानबूझ के घपले कर रखे हैं। देन उसके बाद जब वो भी सेटिस्फाई हो जाता है एम्पावर्ड ग्रुप, देन वो सीडीआर सेल को अगेन बोलता है कि आप प्रिपेयर इसके ऊपर एक डिटेल सीडीआर प्लान को प्रिपेयर करो जिसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एक डिटेल में इसके ऊपर प्लान इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है जी, तो वो करता है। उसके बाद उसको अप्रूवल मिल जाता है, फाइनल सीडीआर स्कीम को अप्रूवल मिल जाता है, एम्पावर्ड ग्रुप उसको अप्रूवल दे देता है। देन क्योंकि फाइनल डिसीजन तो एम्पावर्ड ग्रुप का है ना, ये प्लान बना के अगेन इसका एम्पावर्ड ग्रुप को दे देगा और एम्पावर्ड ग्रुप इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेगा। देन इसके ऊपर एक अप्रूवल लेटर इशू होएगा कि हमारे तरफ से प्लान अप्रूव हो गया है और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कि आपकी कंपनी को, डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए जो हमारा प्लान है वो बन गया है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए ये इशू और लेटर ऑफ अप्रूवल का लेटर इशू करते हैं। ठीक है जी, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीडीआर का जो उन्होंने पैकेज या प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जब उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये नहीं है कि इम्प्लीमेंट करने के बाद छोड़ देना है, उसको मोनीटर करते रहना है, जो जैसा उन्होंने सोचा है प्लान वैसा ही जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो उसको वहीं स्टॉप कर देना है। ठीक है जी, तो ये नहीं है कि एक बार हो गया तो ध्यान ही नहीं देना। आई होप इस प्रोसेस को समझने के बाद आपको पीछे वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अब दोबारा भी इसको देखोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ऑब्वियस आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। और अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है तो आप इसकी मतलब डिटेल भी कर सकते हो प्रोसेस लिख के, जैसे प्रोसेस ऑफ सीडीआर मैकेनिज्म, इसको आगे फुल डिटेल में लिख सकते हो, जैसे पैराग्राफ बना के आप लिखते हो या लाइंस में लिखते हो। ठीक है, तो आपको जैसे सही लिखता है एक एक पॉइंट को उठा के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले सीडीआर सेल के पास गया, उसने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया, ये फिर प्रिलिमिनरी उसने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, मतलब खुद की, फिर उसने आगे ट्रांसफर, तो आप इसमें कुछ भी अपनी तरफ से गप्पे मार सकते हो। ठीक है, तो आप जितना चाहे खींच सकते हो लंबा। वैसे पेपर में हमारे पास 4 ही शीटें होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो मैंने तो वैसे 4 पेजों का ही पढ़ा दिया आपको, अभी हमने इसमें मीनिंग नहीं ऐड किया, वैसे भी बन जाएगा। अगर आपको फिर भी एक्सप्लेन करना है इसको तो आप कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप टॉपिक क्लियर होएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।